गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम हमारे विषय राजनीति विज्ञान के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था का अध्ययन कर रहे हैं। हम पिछली कक्षाओं में हमारी संसद के संबंध में, हमारी राज्यसभा, लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान तथा उनकी शक्तियों के बारे में हमने अध्ययन किया था। लेकिन प्राय आमतौर पे हम कई बार ये देखते हैं कि हम किताबों में पढ़ते समय, पत्र पत्रिकाओं में, हमारे विभिन्न प्रश्न पत्रों में विभिन्न प्रकार के विधेयक के संबंध में शब्द आते हैं। साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, वित्तीय विधेयक, कई प्रकार के विधेयकों के नाम आते हैं। तो आपके मन में ये कि प्रश्न स्वाभाविक है कि ये क्या होते हैं, किस प्रकार के विधेयक होते हैं, विधेयक किन्हें कहते हैं, क्या होते हैं, ये इस प्रकार के प्रश्न आपके मन में तैयार होते हैं। तो आज की कक्षा में ये समझने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न विधेयक क्या होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ये समझने का आज हम कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट, जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। जो भी नई अपडेट होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बेहद आसान है। आज की कक्षा में हम विभिन्न विधेयकों के संबंध में समझने का प्रयास करेंगे। तो देखो, विधेयक अर्थात बिल, कोई भी कानून को विधि भी कहते हैं, कि जब कानून अर्थात विधि बनने से पहले जो उसका एक कच्चा प्रारूप होता है वो विधेयक कहलाता है। जो एक ड्राफ्ट होता है, एक प्रारूप होता है, वो क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। अब ये हमारी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद विभिन्न कानूनों का निर्माण करने के लिए विभिन्न प्रकार के विधेयकों को लाती है। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर हमारे संविधान में संशोधन करना है, संविधान में कोई बदलाव करना है, तो संविधान में संशोधन करना है तो संविधान संशोधन विधेयक लाया जाएगा। जब हमारे दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होकर हमारे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो फिर वो पूर्ण रूप से संविधान संशोधन विधेयक कहलाता है और वो विधेयक हमारे संविधान में संशोधन हो जाता है। इसी प्रकार से साधारण विधेयक होते हैं जो हमारे किसी प्रकार की विधि या कानून का निर्माण करना है, किसी भी हमारे आंतरिक राज्य व्यवस्था के संचालन में कोई भी बदलाव है या कोई भी कानून में कोई बदलाव करना है, तो ये सब साधारण विधेयक के तौर पे आते हैं। ठीक है, संसदात्मक एक व्यवहार में ये शब्द प्रयोग लाया जाता है। धन विधेयक जो हमारे एक विशेष शक्ति प्राप्त है लोकसभा के क्षेत्र में, लोकसभा के विषय में, इसमें धन विधेयक में महत्वपूर्ण शक्ति प्राप्त है। जो हमारे सरकार के आय व्यय, नए कर लगाने, घटाने, बढ़ाने, कोई कर को कब से लागू करना है, सरकार के राजस्व, सब कुछ संबंधित जो विषय सामग्री होती है वो धन विधेयक के संबंध में होती है। बात स्पष्ट हुई। तो धन विधेयक के संबंध में क्या शक्ति है? अब देखो, धन विधेयक जब पेश किया जाएगा तो विधेयक होगा और जो पारित हो जाएगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर हो जाएंगे तो फिर वो कानून का स्वरूप धारण कर लेता है। ठीक है, इसी प्रकार से वित्त विधेयक, वित्त विधेयक दो प्रकार के होते हैं, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड। वित्त विधेयक फर्स्ट होता है वो प्राय धन विधेयक के समकक्ष भी होता ही है, उसको भी प्राय लोकसभा से शुरुआत की जाती है, लेकिन जो वित्त विधेयक सेकंड है वो कहीं से भी पूर्व स्थापित किया जा सकता है। तो ये इस प्रकार के कई शब्द हमारे कानों में गूंजते हैं, हम पढ़ते हैं, तो हमारे पढ़ते समय किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बेहद ज़रूरी है। तो आज हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्या क्या होते हैं, इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। पहले देखते हैं आज हम साधारण विधेयक और धन विधेयक के संबंध में जो मूल अंतर है उसको समझते हैं। तो देखो, जो साधारण विधेयक होते हैं, आपने लोकसभा की और राज्यसभा के दोनों के आपने महत्वपूर्ण कार्यों और शक्तियों को पढ़ा है, तो उसमें ये शब्द जरूर आया होगा। मैंने आपको वहाँ पर गैर वित्तीय विधेयक का अर्थ है साधारण विधेयक, कि साधारण विधेयक के संबंध में हमारी लोकसभा, राज्यसभा को क्या शक्ति प्राप्त है और धन विधेयक के संबंध में क्या शक्ति प्राप्त है। आज हम महत्वपूर्ण अंतरों को देखेंगे। तो देखो, साधारण विधेयक को मैंने पिछली कक्षा में स्पष्ट किया था कि साधारण विधेयक लोकसभा से और राज्यसभा से कहीं से भी पेश किया जा सकता है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि आपको इसी पर्टिकुलर सदन से ही आपको पेश करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट होना जरूरी है कि साधारण विधेयक, सामान्य विधेयक लोकसभा में अगर पेश किया है
तो लोकसभा में पेश होने के बाद वहीं से पारित होगा, वहीं से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में फिर वहीं से पेश होगा और वहीं से पारित होगा। अगर राज्यसभा से शुरुआत हुई है तो लोकसभा में जाएगा, लोकसभा से पेश शुरुआत हुई है तो राज्यसभा में जाएगा। दोनों को बराबर की शक्तियाँ अर्जित हैं, कहीं से भी इसको स्थापित किया जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है दोनों सदनों से, जहां सरकार को उचित लगे वहीं से ये शुरुआत की जा सकती है। ये होता है साधारण विधेयक के संबंध में। स्पष्ट हुआ? अब देखते हैं धन विधेयक। यहाँ पे आपको स्पष्ट तौर पे समझना है। मैंने धन विधेयक आपको पहले ही बताया, धन विधेयक वो होते हैं जो सरकार के आय, सरकार के व्यय, सरकार के राजस्व, सरकार के कोई नया कोई टैक्स लगाना है कि नया कोई टैक्स को की अवधि को बढ़ानी है या उसको भविष्यलक्षी या भूतलक्षी, इस प्रकार से जो भी टैक्सेस के संबंध में जो निर्धारण है वो सब कुछ करना है, या आकस्मिक खर्च से संबंधित सब कुछ ये धन विधेयक में इंक्लूड किए जाते हैं। तो देखो, आपको पता है लोकसभा के बारे में भी आपने पढ़ा है कि ये एक लोकप्रिय सदन है, और लोकप्रिय सदन होने के नाते जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों को लोकसभा में भेजती हैं। तो स्वाभाविक है कि देश के धन पर जनता का एक पूरा नियंत्रण होना चाहिए। तो इसलिए हमारे जो धन विधेयक हैं वो लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, राज्यसभा में नहीं। सबसे पहले लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। आपको स्पष्ट समझना है, कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। क्या है कि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जा सकेगा, राज्यसभा में पहले नहीं। पहले किसमें? लोकसभा में स्थापित किया जाएगा। तो आप क्या समझे? पहला ये अंतर समझे कि साधारण विधेयक है वो लोकसभा और राज्यसभा में कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है, लेकिन जब धन विधेयक की बात आती है तो इसे सिर्फ लोकसभा में ही स्थापित किया जा सकता है। बात स्पष्ट हुई? अगला है कि साधारण विधेयक को मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किया जा सकता है। अब देखो, कोई भी विधेयक है, विधेयक को प्रस्तुत करने वाला विभागीय मंत्री होता है। अब साधारण विधेयक के संबंध में क्या होता है कि साधारण विधेयक मंत्री भी पेश कर सकता है और गैर सरकारी सदस्य भी पेश कर सकते हैं। अब गैर सरकारी सदस्य का अर्थ ये हुआ कि जो हमारे कार्यपालिका के सदस्य नहीं है, अर्थात हमारा कोई भी सांसद, हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे संसद सदस्य भी इसको पेश कर सकता है। तो वो संसद सदस्य क्या कहलाएगा? गैर सरकारी सदस्य। आपको ये स्पष्ट होना है कि साधारण विधेयक को मंत्री भी पेश कर सकते हैं और गैर सरकारी सदस्य भी पेश कर सकते हैं। जब बात धन विधेयक की करें तो यहाँ पे आपको स्पष्ट होना है कि यहाँ कोई गैर सरकारी सदस्य पेश नहीं कर सकता, यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मंत्री ही पेश कर सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट होना है। धन विधेयक के समय में विशेष ये शक्ति है कि इसे सिर्फ मंत्री ही पेश कर सकते हैं, गैर सरकारी सदस्य इसको पेश नहीं करेंगे। बात स्पष्ट हुई? अगला जो हमारा है वो है कि साधारण विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात क्या समझे कि अगर साधारण विधेयक को या सामान्य विधेयक को हमारे सदन में पेश करना है, हमारी संसद में पेश करना है, लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी, तो उसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति को नहीं पूछा जाएगा, राष्ट्रपति से परमिशन नहीं ली जाएगी। ये आपको स्पष्ट तौर पे समझना है। राष्ट्रपति को बिल्कुल अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब धन विधेयक की बात करें तो यहाँ पर बिना राष्ट्रपति की अनुमति से धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। धन विधेयक के लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी ही होगी। राष्ट्रपति की परमिशन के बिना कभी भी मनी बिल पेश नहीं किया जा सकता। स्पष्ट हुआ? लेकिन साधारण विधेयक के संबंध में अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। ये महत्वपूर्ण अंतर है। अगला है ये है कि राज्यसभा जो साधारण विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक के संबंध में राज्यसभा द्वारा संशोधित अर्थात उसमें बदलाव भी किया जा सकता है, अस्वीकृत भी किया जाता है। अगर देखिए लोकसभा से पास हुआ है तो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा में गया है वो मतलब बिल जो गया है वो संशोधित कर सकती है राज्यसभा। तो अगर राज्यसभा ने संशोधित किया है तो क्या तरीका होगा? वापस फिर वो लोकसभा में पेश होगा, क्योंकि जो संशोधन राज्यसभा ने किए हैं उन संशोधनों को लोकसभा से भी पारित करवाना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी आपको समझना है। दूसरा, अगर राज्यसभा चाहे तो अस्वीकृत भी कर सकती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि राज्यसभा और लोकसभा को साधारण विधेयक के समय बराबर की शक्ति है। अगर लोकसभा ने जो पेश किया है और जो सिफारिश और प्रावधान है, अगर राज्यसभा को पसंद नहीं आए
तो बिल्कुल उसको या तो संशोधित करें या अस्वीकृत कर सकती है। तब फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करेगी सरकार, क्या करेगी? अगर सरकार के लिए वो कानून बनाते आवश्यक है तो फिर सरकार संयुक्त अधिवेशन बुलाती है और संयुक्त अधिवेशन में फिर वो बिल रखकर पास किया जाता है। आई बात समझ में? तो देखो इस मामले में राज्यसभा कितनी शक्ति रखता है, ठीक है, बराबर की शक्तियाँ रखते हैं, लेकिन अंत में पलड़ा भारी फिर लोकसभा का हो जाता है संयुक्त अधिवेशन में। तो आप समझ सकते हो कि राज्यसभा उसको संशोधित कर सकती है, अस्वीकृत भी कर सकती है। लेकिन अगर बात करें हमारे राज्यसभा की धन विधेयक के संबंध में, तो यहाँ पर राज्यसभा बिल्कुल शक्तिहीन है, क्योंकि राज्यसभा चाहे तो उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है, उन सुझावों को मानना और न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है, और अस्वीकृति तो दे ही नहीं सकती, अस्वीकृति तो दे ही नहीं सकती। चाहे तो उसमें कुछ सुझाव दे सकती है कि हम चाहते हैं कि इसमें ये बदलाव किए जाए। अब ये बदलाव लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है, ठीक है, करें तो करें, नहीं करें तो नहीं करें, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं होता है इसमें। आई बात समझ में? तो कह सकते हैं कि इसमें जो शक्ति ज़्यादा होती है धन विधेयक के संबंध में वो लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास कुछ भी नहीं है। अगला साधारण विधेयक के संबंध में समझे कि साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 महीने तक अपने पास रोक सकती है, 6 महीने तक किसी भी विधेयक को अपने पास रोके रख सकती है, ठीक है ना। अगर 6 माह की अवधि पार हो जाए, सरकार के लिए अति आवश्यक है, तो फिर सरकार संयुक्त अधिवेशन बुला सकती है राष्ट्रपति की परमिशन से। बात स्पष्ट हुई? 6 माह तक। लेकिन धन विधेयक है, मनी बिल है, और राज्यसभा केवल और केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। 14 दिन से 15वां दिन नहीं हो सकता। अगर 15वां दिन हुआ है और नहीं लौट आया है तो लोकसभा ये मान लेगी कि राज्यसभा ने पास कर लिया है, राज्यसभा ने पारित कर लिया है। आई बात समझ में? ये प्रावधान है लोकसभा, मतलब लोकसभा के पास धन विधेयक के संबंध में। 14 दिन से ऊपर एक दिन भी नहीं कर सकती। 14 दिन के भीतर लौटाना ही होता है। अगर 14 दिन के भीतर नहीं लौटाया तो फिर वो मान लिया जाता है कि पास हो गया है। तो कह सकते हैं कि इसमें राज्यसभा के पास कोई शक्तियाँ नहीं रहती। और धन विधेयक के संबंध में फिर कुछ क्या कहते हैं उसको, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान भी नहीं है। ये बात भी समझना जरूरी है, ठीक है। तो ये हुआ इसके संबंध में। अगला जो साधारण विधेयक के संबंध में है वो ये है कि इसे राज्यसभा में जो साधारण विधेयक होते हैं उसे राज्यसभा में भेजने के लिए प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है। अब देखो प्रमाणन कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। जो साधारण विधेयक होते हैं उस पर किसी प्रकार के प्रमाणन की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है, प्रमाणन की आवश्यकता की जरूरत नहीं होती है। बात स्पष्ट हुई? तो लेकिन अगर धन विधेयक है तो धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है ये कौन करेंगे प्रमाणन? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो जो धन विधेयक होते हैं उसके संबंध में प्रमाणन की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। ये दोनों में एक सेपरेट अंतर है। अगले जो बात करें वो ये है साधारण विधेयक के संबंध में कि दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और असहमति होने की अवस्था में राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकती है। अब देखो, अगर हमारे यहाँ पे कानून निर्माण की क्या प्रक्रिया है कि लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा से पास हो गया, दोनों सदनों से पारित होने के बाद में फिर जाता है हमारे राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते हैं तो फिर वो कानून बन जाता है। लेकिन कई बार ये होता है कि जब एक सदन से पास हो गया और दूसरे सदन से नहीं होता है, असहमति हो गई, तो फिर ये एक और विकल्प रहता है, वो है संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति आज्ञा देंगे कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए और फिर संयुक्त अधिवेशन में उस बिल को रखा जाता है। अब संख्या बल आपको पता ही है 545 और 245, तो संख्या बल लोकसभा की ज़्यादा है तो स्वाभाविक रूप से वो पारित हो जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था है। लेकिन धन विधेयक के संबंध में क्या है कि इसे सिर्फ लोकसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इसमें दोनों सदनों के असहमति का कोई अवसर नहीं होता है, यानी लोकसभा से पारित होने के बाद में सीधे सीधे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। इस पर किसी प्रकार के संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, ये आप समझना चाहिए। अगला साधारण विधेयक के संबंध में, यदि मंत्री ने पेश किया है और लोकसभा अस्वीकृत हो जाए तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है। अगर किसी मंत्री ने पेश किया है साधारण विधेयक और हमारी लोकसभा ही उसको अस्वीकृत कर दे तो सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। सरकार गई क्यों? क्योंकि उसको लोकसभा को विश्वास ही नहीं रहा है, सरकार में, कार्यपालिका में विश्वास ही नहीं रहा है, तो त्याग पत्र देना पड़ता है सरकार को। देखो कितनी बड़ी ताकत रखता है इसमें लोकसभा।
ठीक है, यही बात अपन करें अगर लोकसभा में, अगर धन विधेयक की बात करें तो लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को भी त्याग पत्र देना पड़ता है। अगर धन विधेयक भी हमारी लोकसभा उसको पारित नहीं करती है तो यहाँ पर भी सरकार को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है, दूसरा साधारण विधेयक के संबंध में कि इसे राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए भेजा जाता है। अब देखो, साधारण विधेयक होते हैं वो दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाते हैं। अब राष्ट्रपति चाहे तो उस पर अनुमति दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, वीटो पावर भी यूज़ कर सकते हैं, पुनर्विचार के लिए भी लौटा सकते हैं, कुछ भी उसके पास राइट होते हैं। लेकिन अगर धन विधेयक हैं तो राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जाएगा। क्यों? इसका एक रीजन है, क्योंकि जब भी धन विधेयक पेश किया जाएगा तो उसमें राष्ट्रपति से ऑलरेडी परमिशन ले चुके होंगे, राष्ट्रपति से परमिशन, अनुमति पूर्व में ले चुके होंगे। तो जब परमिशन ले ली है पेश करने के लिए तो फिर उसको थोड़ी वो अपना कोई पुनर्विचार के लिए लौटाएं या फिर उसको वीटो प्रयोग करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कभी नहीं लौटा सकते। तो ये हमने समझे हमारे साधारण विधेयक और धन विधेयक के संबंध में जो मूलभूत अंतर है। कई बार आपको सामने ये प्रश्न पैदा होता है कि साधारण विधेयक और धन विधेयक में मूलभूत क्या अंतर है। तो आज की कक्षा में हमने ये स्पष्ट किया कि दोनों में क्या क्या अंतर है।